चलिए, तो अपने को सबसे पहले पढ़ना है चैप्टर नंबर 21 है ये आप लोगों के सिलेबस का। ओल्ड सिलेबस मतलब जो पहले हुआ करता था लेबर लॉ, उसमें ये चैप्टर नंबर 19 की यूनिट नंबर 5 हुआ करती थी। अभी इसका नाम है चैप्टर नंबर 21, अप्रेंटिस एक्ट 1961। बताओ जरा मुझे, अप्रेंटिस वर्ड का मतलब क्या होता है? इंटर्न, ट्रेनीज। जब हम पढ़ लिख करके कहां जाते हैं? ट्रेनिंग करने के लिए, तो हमें क्या बोलते हैं? इंटर्न। साथ साथ में हमें बोलते हैं आर्टिकल, और साथ साथ में हमें क्या भी बोलते हैं? अप्रेंट भी कहा जाता है, बराबर। तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 अपन लोगों को पढ़ना है, जो एक्ट गवर्न करेगा ट्रेनिंग ऑफ द अप्रेंटिस इन द इंडस्ट्री। मतलब क्या? यंग पीपल, जो स्टूडेंट और ट्रेनी है, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए फैक्ट्री या कंपनीज में जाते हैं ताकि वो एक स्किल्ड वर्कमैन बन पाए, तो ये एक्ट उसके लिए क्या बनाता है? एक लीगल सिस्टम बनाने का काम करता है। क्या सभी लोगों के पास में ये नोट्स अवेलेबल हैं? मतलब लिख रखे हैं आप लोगों ने? में भेजे थे? नहीं लिखे? आज जाकर के लिखना, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं लिखे हैं वो अब जाकर के लेबर लॉ भी ट्रैक पर तो लाना ही है ना, 40 मार्क्स का है, वो भी एग्जाम में आएगा तो सही। तो क्लास में जो हुआ उसको भूल जाइए, आधे समय आधे समय नहीं आए, आधा लिखा आधा नहीं लिखा। अभी भी अपने पास यहां से कितने दिन बाकी है? 25 दिन। 25 में से अभी भी SBLL के लिए रिवीजन में कितने दिन बाकी है? 5 से 6। तो इन 5-6 दिन में आप कोशिश करेंगे तो ये 40 मार्क्स का बिल्कुल ऑन ट्रैक आपका आ जाएगा। मतलब अपने को सबसे पहला काम ये करना है कि अपने रिसोर्सेस फिक्स हो जाए कि कौन सी चीज कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो वो सारा काम आपको मेरे साथ साथ में 5 से 6 दिन में जो चीज मैं जहां से पढ़ा रहा हूं उसको मार्क करते हुए चलना है कि वो वहीं से अपने को अगली बार भी पढ़नी है। तो अप्रेंटिस एक पूरा इसी से पढ़ेंगे, लिखा हुआ ये ऑलरेडी। आप लोगों ने नहीं लिखा है अगर, तो मैं भेज दूंगा ग्रुप पर, तो इसको फटाफट से लिख लेना। यस, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अप्रेंट अगर इंटर्न बनना हो तो इंटर्न बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि आप कितने साल के हो जाओ? 14 साल के, मस्ट बी ऑफ द 14 ईयर्स। और अगर हैजार्डस इंडस्ट्री में अप्रेंट बनना हो तो कितने साल के हो जाओ? 18 साल के हो जाओ। दूसरा, आपको वो प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो गवर्नमेंट बताएगी। अपने को नहीं पता कि गवर्नमेंट ने कौन सी बताई, पर जो भी गवर्नमेंट बोलेगी वो क्वालिफिकेशन भी अपने पास में होनी चाहिए। तो सिर्फ ये दो बेसिक कंडीशन है कि एक तो 14 या फिर 18 ईयर्स के होने चाहिए, और दूसरा प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल स्टैंडर्ड पूरे करने पड़ेंगे। यस, गुड मॉर्निंग दिव्यांशी। ये नोट्स में ऑलरेडी वैसे ग्रुप पे लिंक शेयर कर चुका हूं, पर फिर भी अगर तुम लोग बोल रहे हो तो मैं एक बार इसको फिर से भेज देता हूं ग्रुप पर। वैसे मैंने गूगल ड्राइव की लिंक शेयर कर रखी है, बट स्टिल मैंने ये वापस से भेज दी है। यस, आ गई होगी आप लोगों के ग्रुप पर अब तो, ठीक है। अब अपने को पढ़ना है कि ट्रेनी कितने प्रकार के होते हैं। बताओ ट्रेनी कितने तरह के होते हैं? दो। एक होता है ट्रेड अप्रेंट और एक होता है ग्रेजुएट अप्रेंट। ट्रेड का मतलब क्या है? अनपढ़, और ग्रेजुएट का मतलब क्या है? पढ़ा लिखा। तो ऐसा आदमी जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेजुएट या फिर टेक्निकल अप्रेंट। जैसे कि इंजीनियर के छात्र जो क्या करते हैं, पहले 4 साल पढ़ाई करते हैं कॉलेज में, फिर उसके बाद में किसी कंपनी में मशीन चलाने के लिए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? ग्रेजुएट या फिर टेक्निकल अप्रेंट। अ पर्सन हु ऑलरेडी हैज अ थ्योरेटिकल एजुकेशन such as B.Tech and now wants to acquire a practical implementation of the same। हम लोग भी जब जाएंगे तो हमें भी क्या कहा जाएगा? ग्रेजुएट या टेक्निकल अप्रेंट। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव पास करके या प्रोफेशनल पास करके या ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे तो थ्योरेटिकल नॉलेज है, सिर्फ क्या करने के लिए जा रहे हैं? प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए जा रहे हैं। ट्रेड अप्रेंट का मतलब क्या होता है? वो लोग जिन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, वो बोल रहे हैं सीधे हम यहीं पर पढ़ेंगे और यहीं पर सीखेंगे। जैसे कि ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं, तो ITI इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि कोई भी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10th 12th जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पास करके आ जाओ, और बाकी की पूरी पढ़ाई वहीं पर होगी। पहले सिखाएंगे, पहले पढ़ाएंगे और फिर बाद में वही चीज आपको सिखाएंगे, जैसे कि वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर एक्सेट्रा। ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप लोगों ने सुना होगा। तो ट्रेड अप्रेंट और ग्रेजुएट अप्रेंट दो तरह की ट्रेनिंग की कैटेगरीज होती है। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है जो यहां पर लिखा नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूं। एक होता है मैनेजमेंट ट्रेनी और एक होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनी। मैनेजमेंट ट्रेनी का मतलब क्या? आप और मैं
जो CA CS के आर्टिकल्स होते हैं या लॉयर के आर्टिकल्स होते हैं, MBA करके जो आर्टिकलशिप करने के लिए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट ट्रेनी, जो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं। और एक है इंडस्ट्रियल ट्रेनी, जो क्या करते हैं? इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, मशीन सीखने के लिए जाते हैं। तो जो BE वाले लोग हैं, जो इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, वो किसके अंदर आते हैं? इंडस्ट्रियल ट्रेनी के अंदर। और अपन लोग किसके अंदर आते हैं? मैनेजमेंट ट्रेनी में। ये जो अप्रेंटिस एक्ट है, ये मैनेजमेंट ट्रेनी की बात नहीं करता, ये सिर्फ किसकी बात करता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनी की। तो हमारे ऊपर ये वाला एक्ट लगेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम किस में अंदर फॉल करेंगे? मैनेजमेंट ट्रेनी के अंदर। इसके पीछे दूसरा रीजन ये भी है कि हमारे लिए ऑलरेडी ICSI का एक्ट है, तो सही, उसमें लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग किस तरीके से देनी है। ICAI का एक्ट है, ऐसे लॉयर्स का एक्ट है, तो सबके एक्ट दिए हुए हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कोई सेपरेट एक्ट नहीं है, तो ऐसे केस में उनको बोल दिया कि तुम्हारे लिए एक नया एक्ट ही बना देते हैं। कौन सा? अप्रेंटिस एक्ट 1961। और देखो, एक्ट है उनके लिए, वो नहीं पढ़ रहे, अपने लिए नहीं है, और अपन पढ़ रहे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, ये है सेक्शन नंबर 4। यह है सेक्शन नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। मतलब ध्यान से सुनना भाई, छोटा सा तो चैप्टर है, अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी सी देर में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या? कि जब आप कहीं पर अप्रेंटिसशिप करने के लिए जाएंगे, तो आपको अपने एम्प्लॉयर के साथ, एम्प्लॉयर का मतलब क्या है यहां पर? जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा वो, उस एम्प्लॉयर के साथ में क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाओगे, तब तक माना नहीं जाएगा कि आपकी अप्रेंटिसशिप का पीरियड चालू हो गया। तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसी दिन से माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिसशिप का पीरियड जो है वो चालू हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, आपको जाकर के इंटीमेट करना है अपने ट्रेनर को, और फिर ये ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे और सारी बातें गवर्नमेंट के पास में रजिस्टर करवाए। गवर्नमेंट का मतलब यहां पर होता है अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। कौन होता है? अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। तो एन अप्रेंटिस must enter into a contract of apprenticeship with the employer before starting training. ट्रेनिंग चालू करने से पहले क्या बना लो? कागज पन्ने बना लो। ट्रेनिंग is considered to commence from the contract date. और ट्रेनिंग किस दिन से चालू होती है? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसी दिन से। कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड एनी टर्म म्यूचुअली डिसाइडेड। कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी टर्म्स आएगी जो आप म्यूचुअली डिसाइड कर ले। हालांकि ऐसी कोई भी टर्म मत लिखना जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 को कॉन्ट्राडिक्ट करे, कॉन्फ्लिक्ट करे। अगर करी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। एम्प्लॉयर मस्ट सेंड 5 कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट विद इन 30 days टू अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप है, उसकी 5 कॉपी किसको भेजी जाती है? अप्रेंटिसशिप एडवाइजर को। और क्या बोलते हैं कि इसको एक बार चेक कर लो। इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्शन, अप्रेंटिसशिप एडवाइजर मस्ट कम्युनिकेट विद इन 15 days एंड रजिस्टर द कॉन्ट्रैक्ट इन 30 days। अगर उसमें कुछ भी उसे गलत लगता है, तो वो वापस से इसको एम्प्लॉयर को बता देंगे कि अपनी गलती सही कर दो 15 दिनों के अंदर अंदर। और जैसे ही गलती सही करोगे, उसके अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। हाँ या ना? तो बात समझ में आई क्या? सेक्शन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि हर अप्रेंट को अपने एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप में एंटर करना कंपलसरी है। आप इसके बिना ट्रेनिंग कमेंस नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये बनाओगे तभी से माना जाएगा कि क्या हो गया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप चालू हुआ है और आपके अप्रेंटिसशिप का पीरियड चालू होगा। दूसरा, नोवेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। नोवेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज मतलब क्या? रिप्लेसमेंट ऑफ अ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ में बदलना, इसे क्या बोलते हैं? नोवेशन। तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ऑलरेडी चल रहा था, आप उसे अगर बदलना चाहते हैं तो क्या कहेंगे कि हमने क्या कर लिया है? नोवेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो नोवेशन मींस रिप्लेसमेंट ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पुराने एम्प्लॉयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पा रहा। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, पर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा। तो ऐसे केस में मैं वहां पर रुकूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा? कोई नई जगह ज्वाइन कर लूंगा और वहां पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने पुराना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ABC लिमिटेड के साथ, जिसमें मुझे 2 साल की इंटर्नशिप करनी थी, पर 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद में उनकी कंपनी ही बंद हो गई। तो क्या? तो कोई दिक्कत नहीं, अपन नई कंपनी में जाएंगे और वहां पर नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे। जैसे ही नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी खत्म और नया कॉन्ट्रैक्ट चालू। और नए कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन सिर्फ कितनी होगी? रिमेनिंग पीरियड 1 साल। हाँ या ना? तो नोवेशन मींस रिप्लेसमेंट ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर where employer with whom contract of apprenticeship is entered is unable to fulfill his obligation। वो अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केस में हमने क्या बोला कि ठीक है, फिर हम किसी और के साथ में काम करेंगे। हालांकि ये नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले आपको किससे पूछना पड़ता है? एडवाइजर। एडवाइजर मतलब कौन? अप्रेंटिसशिप एडवाइजर, जिसने कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर किया था, उसी के साथ।
नोवेशन एग्रीमेंट कैन बी मेड विथ न्यू एम्प्लॉयर फॉर द रिमेनिंग ट्रेनिंग पीरियड, जो बचा हुआ टाइम पीरियड है सिर्फ उसी के लिए एंटर किया जाएगा. अपॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस न्यू एग्रीमेंट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट एंड नो फर्दर ऑब्लिगेशन रिमेन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, और पुराने कॉन्ट्रैक्ट की कोई लाइबिलिटी, कोई लिमिटेशन आपके साथ में चलती नहीं है. पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप कितना होगा? जितना गवर्नमेंट बता देगी उतना, या फिर जितना अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा उतना. आपने अपने अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप होगा 1 साल, तो कोई दिक्कत नहीं. बस ध्यान रखना कि रूल्स में ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि 6 महीने से ज्यादा की नहीं हो सकती. तो एक बार गवर्नमेंट के रूल्स ध्यान रख लेना बस, और उसके अंदर जो भी आप पीरियड डिसाइड कर लेंगे वही आपका पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप कंसीडर किया जाएगा. चलो एक काम करो, यहां तक एक रीड करो, अगली रीडिंग के टाइम तक तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. रीड करो फटाफट से. पढ़ लिया? चलो यार, अच्छी बात है, पढ़ लिया तो आगे बढ़ते हैं. नहीं पढ़ा? पढ़ो, क्या कर रहे हो? 1 मिनट और देता हूं तुम्हारे नाम पे. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप पे हो? हाँ, ये वाला. आप अप्रेंट हो, आप जाकर के बोलोगे किसको? एम्प्लॉयर को, कि कॉन्ट्रैक्ट बनाना है. तो एम्प्लॉयर आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट का क्या प्रिपेयर करेगा? ड्राफ्ट. सबसे पहले तो ड्राफ्ट ही बनेगा. फिर ये ड्राफ्ट की 5 कॉपी सबमिट करेंगे किसको? एडवाइजर को. एडवाइजर इसे चेक करेगा कि इसमें कोई गलती तो नहीं. अगर गलती हुई तो 15 दिनों के अंदर अंदर किसको बताएंगे? एम्प्लॉयर को. एम्प्लॉयर उसे सही करेगा, और जिस दिन सही करेगा उसके 30 डेज में उसे क्या कर दिया जाएगा? रजिस्टर. किसको रजिस्टर करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप को. आई अब बात समझ में?
बोलो कोई समस्या? पढ़ लिया यहां तक? हाँ यार, अब इतना टाइम तो बहुत है। चलो नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड स्टाइपेंड। बोल रहे हैं कि ये जो ट्रेनिंग वेनिंग देने का खर्चा है ये कौन बियर करेगा? तो बोल रहे हैं कि वो डिपेंड करता है कि कौन से तरह का अप्रेंट है। अगर पढ़ा लिखा अप्रेंट है तो बोल दिया कि ट्रेनिंग देने का खर्चा कौन बियर करेगा? एम्प्लॉयर। और स्टाइपेंड का खर्चा कौन बियर करेगा? एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट मिल करके। वापस बोलता हूं, क्या बोला मैंने? कि अगर पढ़ा लिखा आदमी ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा है तो क्या बोल रहे हैं कि उसकी ट्रेनिंग की कॉस्ट पूरी कौन बियर करेगा? एम्प्लॉयर। पर स्टाइपेंड का खर्चा आधा वो बियर करेगा और आधा गवर्नमेंट। पर अगर अपन बात कर रहे हैं किसकी? ट्रेड अप्रेंट की। ट्रेड अप्रेंट मतलब कौन? जिसको कुछ आता जाता नहीं, पहले पढ़ाना है और फिर सिखाना है। तो ऐसे केस में बोला कि अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं उसके यहाँ पर ऑलरेडी 250 से ज्यादा, मतलब अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसे केस में ट्रेनिंग और स्टाइपेंड का खर्चा कौन बियर करेगा? एम्प्लॉयर खुद। और अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है 250 से कम, फिर भी वो लोगों को क्या कर रही है? पढ़ाने लिखाने का काम कर रही है, तो ठीक है, आधा आधा खर्चा बांट लिया जाएगा। कॉस्ट इज शेयर्ड इक्वली। इक्वली मतलब इक्वली बिटवीन गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयर। हाँ या ना? बोलो कोई समस्या इसके अंदर? देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हाँ, क्योंकि जब आप लोगों को पता चला है, मतलब आप लोग देखेंगे कि ये जो चैप्टर नंबर 19 है, 19 बोल रहा हूं, 21 है, ये जो अप्रेंटिसशिप वाला, ये चैप्टर के अंदर टॉपिक पहले तो बहुत कम दिए हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो टॉपिक दिए भी हैं वो 2-2, 3-3 लाइन के हैं। अब जैसे ये पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप देखो, कितना सा टॉपिक था ये? 2 लाइन का। तो मात्र ऐसे 4-5-6 टॉपिक्स ही हैं जो कैसे हैं 6-7 लाइन के, जिसमें से एक कौन सा है? ये वाला। तो अगर क्वेश्चन पूछना हुआ 5 मार्क्स का, आप लोगों को ये तो पता है ना कि आज से जो पोर्शन पढ़ा रहा हूं इसका क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का। तो 5 नंबर का क्वेश्चन ये तो पूछेंगे नहीं ना कि बताओ पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप कितना है, क्योंकि उसमें तो प्रिस्क्राइब्ड के अलावा कुछ लिखना ही नहीं है। पूछेंगे क्या? ये वाला, कि भैया कॉस्ट और स्टाइपेंड की कॉस्ट कौन बियर करेगा, ट्रेनिंग की कॉस्ट कौन बियर करेगा, ताकि उसमें आपके पास लिखने का कंटेंट हो, हार्ड कंटेंट। इसलिए इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करना। एग्जाम में आएगा ये पक्की बात नहीं है, पर एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ये तो आ ही चुका है। ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भैया अप्रेंटिसशिप एक्ट में एम्प्लॉयर का क्या काम है? बोल रहे हैं एम्प्लॉयर का काम यह है कि वो सबसे पहले तो क्या दे? ट्रेनिंग। प्रोवाइड द ट्रेनिंग एज पर द एक्ट एंड रूल्स। जैसा इस एक्ट में लिखा है उस हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर वो खुद क्वालिफाइड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट कर लो ताकि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दे। किसको? अप्रेंटिस को। एडिक्वेट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ विद द क्वालिफिकेशन। अगर ट्रेनिंग करते समय उन्हें कोई स्टाफ की रिक्वायरमेंट है तो वो स्टाफ प्रोवाइड करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एम्प्लॉयर की। और कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई सारी बातें पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच थोड़ी करना है। कॉन्ट्रैक्ट में जो जो लिखा है वो सब तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल कर गई। पहला कौन सा? प्रोवाइड द ट्रेनिंग एज पर द एक्ट एंड रूल्स। अगर आप खुद क्वालिफाइड नहीं है तो इंश्योर करिए कि क्वालिफाइड पर्सन इन लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करे। तीसरा, इंस्ट्रक्शनल स्टाफ प्रोवाइड करे। और चौथा, सारे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को पूरा करे। जब तक ये नहीं करोगे तब तक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं होगी। ऐसे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एम्प्लॉयर की तो नहीं, कुछ काम किसको भी करना पड़ेगा? एम्प्लॉइज को भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बोला लर्न द ट्रेड डिलीजेंटली टू बिकम अ स्किल्ड क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन का मतलब होता है कारीगर, और स्किल्ड का मतलब होता है कुशल। कुशल कारीगर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अच्छे से काम सीखना पड़ेगा, मस्ती नहीं करनी है। वहां पर जो सिखा रहे लोग वो सीखना है। अटेंड द बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी क्लासेस। पता चल रहा है कि जब मशीन चलाना सिखा रहे हैं तो अपन क्लास में आ रहे हैं, और जब बता रहे हैं कि मशीन कैसे बनती है तो कोई भी नहीं आ रहा। ऐसा नहीं करना। अटेंड बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी क्लासेस रेगुलरली। फॉलो ऑल द लॉफुल ऑर्डर फ्रॉम द सुपीरियर। सुपीरियर मतलब आपसे ऊपर वाली पोजीशन पर जो भी लोग हैं वो जो बात बोले आपको, वो सारी लॉफुल बातें आपको माननी पड़ेगी। इसके अलावा, अरे लॉफुल का मतलब जो आपका काम है वहां पर। अब आपको वो बोल रहे हैं कि स्कूल जाओ और मेरे बालक को घर छोड़ करके आओ, तो आप इसको मना कर देना कि नहीं, ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं। पर वो बोले कि वहां जाओ और ये पैसे कलेक्ट करके लाओ, या बैंक में पैसा जमा करके आओ, या ये फॉर्म भरो, तो ये सारी बातें तो आपको माननी पड़ेगी। इसके अलावा फुलफिल द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टशिप। अरे अप्रेंटिसशिप के कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी हुई है वो आपको भी तो माननी पड़ेगी, क्योंकि आपने नहीं मानी तो आपकी तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड कैरी आउट द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। एक तरीके से दोनों पॉइंट लगभग लगभग सेम है, पर हाँ लिखने के लिए 2 पॉइंट हो गए बराबर।
फिर है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा तो अप्रेंट और एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकता है। तो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो तो कहां चले जाना? अप्रेंटशिप एडवाइजर के पास लड़ाई को लेकर के चले जाना। अप्रेंटशिप एडवाइजर ने जो बोला अगर आपको वो पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, क्या कर दो उसके खिलाफ? अपील। और अपील कहां फाइल होगी? अप्रेंटशिप काउंसिल में। कितने दिनों में? 30 डेज के अंदर अंदर। तो बात समझ में आई क्या? सबसे पहले क्या बोला? अप्रेंटशिप एडवाइजर। दूसरे नंबर पर क्या बोला? अप्रेंटशिप काउंसिल। हाँ या ना? पर जाना कभी अपने को? जब झगड़ा होगा तब, डिस्प्यूट होगा तब। तो पहला लेवल कौन सा? अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। ये वही आदमी है जिसने अपना कॉन्टेक्ट बनाया था। पहले इसके पास चले जाओ, इसकी बात आपको पसंद नहीं आई तो कहां चले जाना? अप्रेंटिसशिप काउंसिल के पास। लो भाई, ट्रेनिंग वेनिंग करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? हाँ, सर्टिफिकेट मिलेगा। और बोल रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं इन लोगों को तो सर्टिफिकेट हम यूं ही दे देंगे। यूं ही मतलब कैसे? जब ये आ जाएंगे रेगुलरली, जैसे इनकी ट्रेनिंग थी मान लो 2 महीने की, तो 2 महीने आ गए ना तो ही सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। कोई भी टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ लिख करके तो पहले ही आ गए थे ना, यहां पर कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं। तो फॉर द ग्रेजुएट अप्रेंट देयर प्रोग्रेस इज असेस्ड पीरियडिकली एंड अपॉन सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन अ सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड। तो इनकी प्रोग्रेस को पीरियडिकली मॉनिटर करते हैं, रोज देखते जाते हैं कि कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, और जैसे इनका ड्यूरेशन खत्म होता है इनको क्या दे देते हैं? सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाता है। पर ये जो लोग पढ़े लिखे नहीं है इनसे क्या बोलते हैं कि सिर्फ काम सीखने से नहीं चलेगा, काम आपको क्या करना पड़ेगा? दिखाना भी पड़ेगा, टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो फॉर द ट्रेड अप्रेंट दे हैव टू अपीयर फॉर द टेस्ट एंड अपॉन पासिंग द टेस्ट दे रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। और टेस्ट पास करने के बाद बेचारों को क्या मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी कि हाँ इन्हें काम करना आता है। फिर ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो छोटी छोटी हेडिंग्स के अंदर दिए हुए हैं, मैंने आप लोगों को एक ही साथ लिख करके दिए हैं। एम्प्लॉयर्स आर अलाउड टू इंगेज अप्रेंट फ्रॉम द अदर स्टेट। क्या दूसरे स्टेट से किसी को एम्प्लॉय कर सकते हैं? हाँ। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि एक आदमी कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ अप्रेंट अपने पास में रख सकता है। तीसरा, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कोर्स अरेंज करके दे, मतलब जो जो भी वहां पर करना पड़ेगा वो सारा काम कौन करेगा? एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम मस्ट फॉलो द अप्रूव्ड प्रोग्राम टू इंश्योर क्वालिटी लर्निंग। जो आप सिखा रहे हो वो कैसा ही सिखाना है आपको? जैसा गवर्नमेंट के रूल्स में लिखा हुआ है वैसा। मतलब कोई आउटडेटेड, कोई पुरानी पढ़ाई नहीं करवानी है, जो गवर्नमेंट ने लेटेस्ट बता रखी है रूल्स में वही आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम में लिखा हुआ होना चाहिए। फॉर द ट्रेड अप्रेंट, ट्रेड अप्रेंट मतलब कौन? जो पढ़ लिख करके नहीं आए हैं, हु हैव नॉट गॉन अंडरगॉन ट्रेनिंग मस्ट कंप्लीट बेसिक ट्रेनिंग फर्स्ट। डायरेक्ट मशीन पे बिठाने से पहले उनको क्या करना पड़ेगा? बेसिक ट्रेनिंग। क्योंकि जो पढ़ लिख करके आए उसे तो पता है कि मशीन कैसे चलती है, चलाई भले ही ना हो पर किताबों में तो पढ़ी हुई है, उसने देखी हुई है। पर जो ट्रेड अप्रेंट है उसे तो कुछ भी नहीं पता अभी, तो पहले उसे क्या बताओ? बेसिक सिखाना पड़ेगा। एंड अप्रेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी ट्रेनी एंड नॉट एम्प्लॉइज। इनको क्या माना गया है? ट्रेनी। ये एम्प्लॉइज नहीं है। क्योंकि ये एम्प्लॉइज नहीं है इनके ऊपर लेबर लॉ नहीं लगते। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम आगे लेबर लॉ की बात करते हैं तो वहां एक्सक्लूजन्स में किसका नाम आ जाता है? अप्रेंट्स का। क्यों? क्योंकि वो तो एम्प्लॉइज है ही नहीं ना, वो तो कौन है? ट्रेनी। और उनके लिए कौन सा एक्ट है? ये वाला। एवरी एम्प्लॉयर शेल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि साल भर में कितने सारे लोगों को अपन ने काम सिखाया। एम्प्लॉयर मस्ट डेवलप पॉलिसी फॉर रिक्रूटिंग अप्रेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर ट्रेनिंग। साथ ही साथ में आपके पास में क्या होना चाहिए? पॉलिसी, जिससे आपको ये पता चले, आपके यहां पर ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे आप अप्रेंट को क्या कर पाए? रिक्रूट कर पाए। मतलब जो आपके यहां पर ट्रेनिंग किया उसको एक मौका देना चाहिए कि अगर आप चाहें तो यहीं पर हमारी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपने एक टेस्ट लिया और आपने क्या बोला कि अगर 100 में से 95 मार्क्स तुम्हारे आए या 100 में से 80, ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय के ऊपर, वो लिख देगा कि 100 में से 80 आए या 95 आए तो तुम हमारी कंपनी में क्या कर लोगे? नौकरी ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना, पॉइंट क्या बोल रहे हैं। एम्प्लॉयर में पुट अ कंडीशन दैट apprent must serve the employer for a certain period at a certain remuneration after successful training. However, such a period in remuneration, ये चलो ये तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये वाली लाइन पढ़ो वापस। क्या बोल रहे हैं? एम्प्लॉयर में पुट अ कंडीशन दैट अप्रेंट मस्ट सर्व द एम्प्लॉयर फॉर अ सर्टेन पीरियड एट अ सर्टेन रिम्यूनरेशन आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग। आया इसका मतलब समझ में? आपको पता है आप लोगों की सीएस में अच्छी अच्छी फर्म्स कौन सी है? बिग 4 चलो आप बोल देते हो, पर बिग 4 बहुत ज्यादा सीएस के लिए होती नहीं है, पर ठीक है मैं लिख देता हूं।
और क्या, टीसीएस, टीसीएस तो मतलब वन ऑफ द कॉर्पोरेट हो गई। चलो, आपने सुना है लूथरा एंड लूथरा? नहीं। खेतान? नहीं। हाँ, पर इसीलिए तो बोल रहा हूं कि ये सीएस वालों को रहती है, अप्रेंटिसशिप होती है वहां पर और अच्छी होती है। ये मैंने नहीं सुनी, क्या नाम है? साइले? कहां पर है ये? ओके, मतलब मेन मुंबई की, ठीक है। तो मान लो जैसे कि ये तीन बड़ी बड़ी फर्म्स लिखी मैंने, ये दोनों तो है ही सही, इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बिग फोर, टीसीएस, रिलायंस जैसे हाउसेस तो है ही सही जो नौकरी देते हैं। मैं इन तीन फर्म्स की बात कर रहा हूं। मान लो आपने सीएस पास किया, प्रोफेशनल पास किया, अब आपको बताया कि 21 मंथ की ट्रेनिंग करना तो कंपलसरी है, जब तक वो नहीं करोगे तब तक तो डिग्री आएगी नहीं। तो आपने बोला कि यार ट्रेनिंग तो करते हैं पर अच्छी जगह से करते हैं, तो आप यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए गए। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कर देंगे, पर ट्रेनिंग तो कितने महीने की है? 21 मंथ की। आपको मिलेगा कितना? 10,000, 15,000, जो भी इंस्टीट्यूट का स्टाइपेंड है वो वाला मिलेगा। खैर आप मुंबई में है तो चलो वो बोल देंगे कि 5,000 रुपए ज्यादा दे देंगे, ऐसा होता है बराबर। पर वो क्या बोलेंगे पता है आपको, कि हम ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कर देंगे, पर 21 मंथ में से सबसे पहले 12 महीने तो हम आपको काम सिखाएंगे। आता तो आपको कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ पढ़ करके आए हो। 12 महीने तो हमारे किस में जाएंगे? काम सिखाने में। तुम हमारे लिए कुछ भी इनपुट दोगे क्या? नहीं। तुम्हारी कोई भी प्रोडक्टिविटी रहेगी क्या? नहीं। 12 महीने खत्म हो गए, उसके बाद में बचे कितने? सिर्फ 9 महीने। हाँ या ना? 8-9 महीने का टाइम बचा। तो ऐसे में वो क्या बोल रहे हैं कि हम आपको ट्रेनिंग तो देंगे, पर तुम हमें लिख करके दो कि 21 मंथ की जब इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम कम से कम हमारे यहां पर कितने समय काम करोगे? 6 महीने या 1 साल। हालांकि ऐसा नहीं, इस समय पे तो तुमको कितना स्टाइपेंड दे रहे थे? लेट्स से 10,000। हम आपको इस समय पे स्टाइपेंड की जगह सैलरी देंगे, कितनी? 50,000, 60,000। क्या वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कर सकते हैं? बोल रहे हैं हाँ, ऐसा करना अलाउड है। अब ये एग्जाम्पल ध्यान में रखते हुए ये लाइन पढ़ो। एम्प्लॉयर में पुट अ कंडीशन दैट अप्रेंट मस्ट सर्व द एम्प्लॉयर फॉर अ सर्टेन पीरियड, सर्टेन पीरियड मतलब 6 महीने या 1 साल, एट अ सर्टेन रिम्यूनरेशन, 50,000, 60,000, आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अरे बोलने की बात नहीं, जिसको जहां जाना है कभी भी कभी भी जा सकता है। हाँ, एट अ सर्टेन रिम्यूनरेशन आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग। सर्टेन रिम्यूनरेशन मतलब 50,000, 60,000, आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग मतलब 21 मंथ, बराबर। तो क्या ऐसी कंडीशन डाल सकते हैं? हाँ। हावेवर, पर सच पीरियड, सच पीरियड मतलब 6 महीने या 1 साल, एंड रिम्यूनरेशन 50,000 या 60,000 शेल बी सेटिस्फैक्टरी टू अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। आप वो जो भी लिखोगे वो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर को मंजूर होना चाहिए। पता चल रहा है आपने बोला कि आप कितने पैसे दोगे? 50,000 और 60,000, जबकि एक क्वालिफाइड सीएस को मार्केट में कितना पैसा मिल रहा है? 1 लाख। तो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर क्या कर देगा? मना कर देगा कि नहीं, ये वाली कंडीशन हम इंपोज नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि रिम्यूनरेशन कम है। या फिर आपने क्या बोल दिया? 6 महीने 1 साल नहीं, तुमको हमारे यहां पर 5 साल काम करना पड़ेगा, तो 5 साल का पीरियड बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में अप्रेंटिसशिप एडवाइजर क्या कर सकता है? उसे मना। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। इसके अलावा इस एक्ट का कोई भी नॉन कंप्लाइंस किया तो पेनल्टी देने की पड़ेगी कितनी? 500 रुपए पर मंथ एंड 1,000 रुपीज आफ्टर 3 मंथ। 500 रुपए पहले 3 महीने और 3 महीने के बाद में 1,000 रुपए महीने की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन? बस खत्म हो गया, अप्रेंटिसशिप एक्ट खत्म हुआ। चलो फटाफट से रीडिंग लगाओ, फिर इसके 3-4 क्वेश्चन है वो देखते हैं। जल्दी रीड करो भाई। पेनल्टी है क्या उसके अंदर? याद कर लो, ये हो गई याद। 500 रुपए शुरू के 3 महीने और 1,000 रुपए 3 महीने के बाद, हो गई याद। मतलब रिस्क लो जहां दिक्कत आती हो। यहां क्या दिक्कत है? कॉस्ट वाले में समझने जैसा कुछ है नहीं, कॉस्ट वाले में याद करने जैसा है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ग्रेजुएट अप्रेंट है तो ट्रेनिंग की कॉस्ट एम्प्लॉयर बियर करेगा, स्टाइपेंड की कॉस्ट आधी आधी। अगर ट्रेड अप्रेंट है तो 250 से ज्यादा एम्प्लॉइज पे कॉस्ट बियर करेगा एम्प्लॉयर, और 250 से कम पे कौन बियर करेगा? गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर मिल करके, बस।
हाँ ना, दोनों लिखा ना मैंने, देखो ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड बोथ, दोनों कॉस्ट वो बियर करेगा। पढ़ो चुपचाप, पहले पास हो जाओ फिर बात करेंगे। स्टाइपेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने दे रही है, स्टाइपेंड इज नथिंग। 2,000 रुपये मिलता है हमको, मतलब मेरे को 2,000 रुपये मिला था, 2,000 रुपये, वो भी किसी महीने पूरे नहीं आया, तो स्टाइपेंड से कुछ नहीं होता है। हाँ, दो चाय में चला जाता है इतना पैसा तो। पहले क्वेश्चंस। हाँ, चैप्टर हो गया ना। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाऊंगा ऐसा, पॉश, पॉश पढ़ेंगे, पर उसके पहले क्वेश्चंस करेंगे इसके। क्या हुआ? क्या? इंटर्नशिप? हाँ कर सकते हैं। हाँ, पढ़ लो तो बताना। पढ़ लो पढ़ लो। ABC, 1 2 3 कुछ भी बोल सकते हैं। चैप्टर क्या पूछ रहे हो? चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22। इंटर्न, ट्रेनी, अप्रेंट, बालक।
कौन सा? देख लेता हूं, अभी भेज दूंगा अलग से। चलो अब क्वेश्चन देखेंगे। इसके आंसर लिखे नहीं थे क्या अपन लोगों ने? लिखे ना? ध्यान तो नहीं आ रहे मुझे कि कहां लिखे। लिखे हुए हैं क्या? नहीं है ना शायद। ठीक है कोई बात नहीं, इसको वहां से देखते हैं। चलो सबसे पहले दिसंबर 2025 का ये पेपर आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए कि क्या इसमें कोई जाना पहचाना क्वेश्चन दिखता है आप लोगों को इस चैप्टर का। ये तो है चैप्टर नंबर पॉश का, ये तो लिखा हुआ है अपने पास। ये चैप्टर नंबर 16 है, ये चैप्टर नंबर 19 है, और ये चैप्टर नंबर 22। अभी पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉ। एक क्वेश्चन तो ऑल दो आया है इसका, अभी मिल जाएगा अपने को। ये रहा, ये चैप्टर नंबर 21 है ना, अप्रेंटिसशिप। देखो भाई क्वेश्चन ध्यान से देखो। रंजन इज अ ग्रेजुएट, अरे बात मत करो। रंजन इज अ ग्रेजुएट होल्डिंग डिग्री ऑफ बी। ग्रेजुएट लिख दिया, मतलब कौन से अप्रेंट की बात करेंगे? ग्रेजुएट अप्रेंट की, और पढ़ा लिखा भी यही से। For a career perspective, he joined the training in the gas and oil production limited. The period of apprenticeship was 18 months. कोई दिक्कत नहीं। After completion of such training, he applied for a job of technician in the organization. बाद में उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। The qualifying criteria was at least 1 year post qualification experience of the candidate. उन्होंने क्या बोला कि क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है हमारे यहां पर कि 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन। पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब पढ़ाई के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। द पीरियड ऑफ हिज ट्रेनिंग वॉज नॉट कंसिडर्ड एंड हिज एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड। और ये जो ट्रेनिंग बेचारे ने 18 महीने की करी, इसको उन्होंने 1 साल के अंदर कंसिडर नहीं किया। इन द व्यू ऑफ सिचुएशन, आंसर, कैन एन अप्रेंट डिमांड द एम्प्लॉयमेंट? पहला। और दूसरा, What are the obligation of the employer under Apprenticeship Act 1961? ये तो बहुत इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, इसका केस स्टडी से कोई लेना देना नहीं। ये तो अभी अपन ने पढ़ लिया, 3 मार्क्स का, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन का बताओ, इसका क्या करोगे? 2 मार्क्स का ये मात्र। इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे 2 बातें। सबसे पहला, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी पॉलिसी अपने यहां पर बनाए जिसमें ट्रेनीज को रिक्रूट किया जा सके। अभी तो अपन ने पढ़ा थोड़ी देर पहले। और वो जो ट्रेनिंग होगी, मतलब वो जो पॉलिसी होगी, उस पॉलिसी में एम्प्लॉयर चाहे तो ऐसा लिख सकता है कि एम्प्लॉय को क्वालिफिकेशन के बाद इतने समय तक इतनी सर्टेन रिम्यूनरेशन पर सर्व करना पड़ेगा। हावेवर ये किसके सेटिस्फेक्शन में होना चाहिए? अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के। अरे हाँ या ना? ये वाला तो बहुत आसान है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। ये वाले में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान लगा करके लिखना था। इसका आंसर पढ़ाता हूं, देखो कि यही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। एज पर सेक्शन नंबर 22, सेक्शन वेक्शन अपने को ध्यान नहीं रखना है, अपने को सिर्फ एक्ट का नाम लिखना है। एवरी एम्प्लॉयर शेयर फॉर्मुलेट अ पॉलिसी फॉर रिक्रूटिंग एनी अप्रेंट हु हैज कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप। यही बात अभी अपन लोगों ने पढ़ी। और फिर दूसरा क्या लिखा? वेयर देयर इज अ कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप दैट, यहां से चालू हो रहा है, apprenticeship shall after successful completion of training serve the employer on such completion be bound to offer suitable employment to the apprentice and the apprentice shall be bound to serve the employer provided that where such a period of remuneration is not in the opinion of apprenticeship advisor reasonable he may revise such period or the remuneration। apprenticeship advisor क्या कर सकता है? पीरियड और रिम्यूनरेशन को रिवाइज करना चाहे तो कर सकता है। हाँ या ना? बोलो, बराबर बात है क्या? कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या? दूसरा तो बहुत आसान है कि इसका काम क्या है? प्रोवाइड द अप्रेंट विद द ट्रेनिंग इफ द एम्प्लॉयर इज नॉट क्वालिफाइड, किसी और को इंश्योर करे।
एडिक्वेट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ प्रोवाइड करे एंड कैरी आउट द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। वही चार जो अभी अपन लोगों ने पढ़े। तो दिसंबर 2025 में इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, 5 मार्क्स का, माय बैड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, जून 25। ये मेरे पास में लिखे हुए हैं, आप लोगों के पास में नहीं है पर मेरे पास में लिखे हुए हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा ढूंढने में पर मिल जाएंगे, और फिर मैं आप लोगों को भेज दूंगा तो तुम लोग भी लिख लेना। यस, ये चैप्टर नंबर 19 में एक बार देखना। दिसंबर 2024, देखो भाई, दिसंबर 2024 में क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन द प्रोविजन फॉर नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन नंबर 5। नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट या सब्सटीट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू। पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ में रिप्लेस करना, हाँ या ना। और जैसे ही नया कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं वैसे ही पुराना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, नया कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग ड्यूरेशन के लिए होता है। और नए कॉन्ट्रैक्ट को आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के पास। बस ये 4 बातें इसके अंदर लिखनी है। और ये एंटर कब करना है नोवेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट, जब पुराना एम्प्लॉयर अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी ना कर पाए तब, बराबर, ठीक। फिर ये देखो, जून 24 में भी क्वेश्चन पूछा था, राइट डाउन द ड्यूटीज ऑफ XYZ मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड टू प्रोवाइड बेसिक एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू अप्रेंट अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। ड्यूटी मतलब एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, हाँ या ना। एम्प्लॉयर के ऑब्लिगेशन जो भी अपन लोगों ने पढ़े वही वाले यार, क्या, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। अगर खुद एडिक्वेटली वो नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, तो एक क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शनल स्टाफ प्रोवाइड करने पड़ेंगे, वही कोर्स प्लान फॉलो करना है जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, एंड फॉलो द अदर कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, बराबर। वापस से क्वेश्चन यार, देखो ये कितनी बार आया है, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड अप्रेंट। घड़ी घड़ी एक ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, कौन सा, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर। तो ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर के तो अभी अपन ने 3 बार पढ़ लिए, अप्रेंट के ऑब्लिगेशन बता दो क्या है, लर्न द ट्रेड डिलीजेंटली टू बिकम अ स्किल्ड क्राफ्टमैन, अटेंड बोथ प्रैक्टिकल एंड रेगुलर क्लासेस, फॉलो ऑल द लॉफुल ऑर्डर फ्रॉम द सुपीरियर्स, फॉलो ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, और 5वां प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस, बराबर, हाँ या ना। चौथा और 5वां सेम है लगभग लगभग। बस इतने क्वेश्चन अभी तक इसमें से आए हुए हैं अप्रेंटिसशिप वाले में से। इसके आंसर में आप लोगों को, मुझे कौन कौन से आंसर भेजना है तुम लोगों को यार, एक तो 2 के भी भेजना है, उसमें भी कुछ आप लोगों के पास में कम लिखे हुए हैं, और एक इसके भेजना है, ठीक। तो यहां पर अपना एक चैप्टर तो खत्म हुआ यार, 3 चैप्टर करने थे आज, उसमें से एक चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, पॉश। पॉश मतलब चैप्टर नंबर 23। पॉश का मतलब है चैप्टर नंबर 23। वैसे इसका नाम बहुत बड़ा है, अपन इसको प्यार से पॉश बोल देते हैं। द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट अ वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 किस बारे में बात करता है, ये महिलाओं से छेड़छाड़ के बारे में बात करता है, कि जब वो काम करने जा रही है तो आप उन्हें अगर परेशान करेंगे तो हमने उसके लिए क्या बना रखा है, एक्ट बना रखा है, और इसके तहत आपको जेल बिल भेजा जा सकता है। तो द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट अ वर्क प्लेस एक्ट 2013, जिसे पॉश के नाम से भी जानते हैं। लो भाई ध्यान से सुनना थोड़ा सा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट एक्ट है। एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही सही, कभी कभी गहरा होकर के 2 क्वेश्चन भी, मतलब 10 मार्क्स तब भी चला जाता है, पर एक की गारंटी तो मैं आप लोगों से ले सकता हूं। लो भाई, तो ये लाया क्यों गया था, क्योंकि विमेन्स को प्रोटेक्ट करना कहां पर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 15 में लिखा हुआ है भाई कि सभी को डिग्निटी, सम्मान के साथ काम करने का अधिकार है।
आर्टिकल नंबर 14 इक्वलिटी टू वर्क की बात करता है, और आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है कि भाई जब आदमी उन बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं, तो महिलाओं को हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड क्यों नहीं करवा पा रहे। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है रुको, अभी एक एक्ट बनाते हैं। इसके लिए हालांकि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ये एक बना। भंवरी देवी केस हम लोगों ने पढ़ा था 1992 में, जो राजस्थान गवर्नमेंट के लिए काम करती थी, फिर उनका गैंगरेप हुआ और फिर उनके बहुत समय तक न्याय नहीं मिला। फिर उसके बाद विशाखा गाइडलाइन बनी। विशाखा गाइडलाइन 1997 से लेकर के 2012 तक चली। फिर 2012 में नया एक्ट बिल के रूप में आया और 2013 में वो पास हुआ, और फिर क्या बना, द सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये सब सिर्फ आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो बात चालू होती है वो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट से चालू होती है। एप्लीकेबिलिटी, ये चैप्टर तो उसमें अपलोडेड है ना ड्राइव में, ये तो है ना, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट का मतलब क्या, कि ये एक्ट कहां पर लगा है, तो बोल रहे ये एक्ट हर जगह लगता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दोनों जगह। ध्यान रखना, एप्लीकेबिलिटी भी एग्जाम में आ सकती है, केस स्टडी के फॉर्म में भी आ सकती है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर पे लगता है, गवर्नमेंट बॉडीज के ऊपर भी लगता है, नॉन गवर्नमेंट के ऊपर भी लगता है, प्राइवेट पर भी लगता है, पब्लिक पे भी लगता है, पैसे कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन पे भी लगता है, एजुकेशनल पे भी लगता है, वोकेशनल पे भी लगता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन एंड ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब घर, रेसिडेंशियल हाउस जो होते हैं उसके ऊपर भी, क्योंकि अपन ने पढ़ा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी लगता है, तो घरों पर भी ये वाला एक्ट एप्लीकेबल होता है। अपने घर को ही क्या मान लिया जाएगा, वर्क प्लेस मान लिया जाएगा। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा तभी तो ये एक्ट लगेगा ना। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब क्या, तो 2 मार्क्स में ये डेफिनेशन आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब वो कोई भी अनवेलकम एक्ट या बिहेवियर, ऐसा कुछ भी आपने काम किया जो महिलाओं को पसंद नहीं आया, तो उसे क्या मान लेंगे, सेक्सुअल हैरेसमेंट। जैसे कि फिजिकल कॉन्टेक्ट, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर द सेक्सुअल फेवर, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क पास करना, शोइंग पोर्नोग्राफी, या ऐसा कोई भी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ किया नहीं, पर इशारा तो किया ना, तो भी क्या है, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। और सबसे अच्छी बात, एक्सपीरियंस इज सब्जेक्टिव। आपका कोई इंटेंशन नहीं था, उससे क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सामने वाली विमेन को पसंद नहीं आया तो क्या मान लिया जाएगा उसे, सेक्सुअल हैरेसमेंट। एक्सपीरियंस इज सब्जेक्टिव, मीनिंग इफ ए विमेन फील हैरेस्ड इट क्वालिफाइज एज अ सेक्सुअल हैरेसमेंट। इंटेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इरादा क्या था आपका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हुआ क्या, इंपैक्ट क्या पड़ा, उसे देखा जाएगा। तो फिजिकल कॉन्टेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने कोई ऐसा वातावरण बनाया, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जो कैसा है, हॉस्टाइल या फिर ह्यूमिलेटिंग, तो इसे क्या मान लेंगे, सेक्सुअल हैरेसमेंट मान लिया जाएगा। या क्विद प्रो क्यू, अगर आपने किया दिस फॉर दैट, तो उसे भी क्या मान लिया जाएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट कंसीडर किया जाएगा। यहां पर वो बुक में आप लोगों की एक लाइन भी लिखी हुई है कि आजकल के जमाने में तो अगर कोई वो गूगल मीटिंग पे या जूम मीटिंग पे या ईमेल पे भी छेड़ दे तो उसे भी क्या मान लिया जाता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कंसीडर किया जाता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप कौन लगाएगा, एग्रीव्ड विमेन। एग्रीव्ड विमेन का मतलब क्या, अ विमेन ऑफ एनी एज, एज से कोई फर्क नहीं, एम्प्लॉयड और नॉट, वो काम करती हैं या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हु एलिजेस सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाना, एंड इंक्लूड्स विमेन इन द वर्क प्लेस और विमेन वर्किंग इन द हाउस और ड्वेलिंग प्लेस, घरों में काम करने वालों को भी इंक्लूड किया गया है। ध्यान रखना है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विमेन वर्किंग है या विजिटिंग वर्क प्लेस कर रही है, रेगुलर है, टेम्परेरी है, एडॉक है, डेली वेज वर्कर है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, प्रोबेशनर है, ट्रेनी है, अप्रेंट है, विमेन वर्किंग वॉलेंट्री मतलब फ्री में काम कर रहे हैं या पैसों के लिए काम कर रहे हैं, विमेन इंगेज डायरेक्टली या कॉन्ट्रैक्टर, कोई से भी विमेन होनी चाहिए, बस क्या लग जाएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट लगा दिया जाएगा। हाँ या ना, बोलो बराबर बात। ध्यान रखना, इन सब के ऊपर कहीं से भी कोई छोटी मोटी केस स्टडी बनाई जा सकती है। जैसे बोल देंगे कि एक विमेन है जो डेली वेज वर्कर थी और उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ और वो ये एक्ट लगाना चाहती है, तो एम्प्लॉयर बोलता है कि आप नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि आप तो डेली वेज वर्कर हो। तो आपको लिखना पड़ेगा कि विमेन रेगुलर हो, टेम्परेरी हो या डेली वेज वर्कर हो, सभी को अग्रीड विमेन की डेफिनेशन में काउंट किया गया है। हाँ या ना। ये एक्ट कब लगता है, जब काम कहां पर हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट का, वर्क प्लेस के ऊपर, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस मतलब क्या, काम करने वाली जगह। तो काम करने वाली जगह कौन सी, वापस से वही जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ वाली जगह थी, गवर्नमेंट ऑफिस या प्राइवेट सेक्टर ऑफिस, एनजीओ हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, हॉस्पिटल हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, स्टेडियम हो,
कोई सी भी ऐसी जगह जो काम के दौरान विजिट की गई हो, या फिर रेसिडेंस अगर वो वर्क रिलेटेड हो, जैसे कि डोमेस्टिक हेल्प, मेस, इन सब चीजों को क्या माना जाता है, वर्क प्लेस माना जाता है। और यहां पर अगर सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ तो पॉश एप्लीकेबल होगा। एक केस लो हुआ था कौन सा, सौरभ कुमार मलिक वर्सेस CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दिल्ली। ही रूल्ड दैट, दिल्ली हाईकोर्ट रूल दैट प्लेसेस लाइक ऑफिशियल मैसेज का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल रेसिडेंशियल फैसिलिटी, मतलब जो गेस्ट रूम्स होते हैं उन्हें क्या माना जाएगा, वर्क प्लेस माना जाएगा। हाँ या ना, बराबर। एक काम करो, यहां पर लिख लो गेस्ट रूम्स। कहां लिखोगे, यहां लिखो गेस्ट रूम्स। ठीक है, तो फैक्टर किसी भी चीज को वर्क प्लेस कब मान लेते हैं, क्या हर जगह को वर्क प्लेस मान लेंगे, बोल रहे किसी भी चीज को वर्क प्लेस मानने से पहले इन तीन चीजों के ऊपर ध्यान रखना। सबसे पहला, प्रॉक्सिमिटी टू द प्लेस, क्या वो आपके ऑफिस के पास में है अगर, तो उसे वर्क प्लेस माना जा सकता है। क्या एम्प्लॉयर का कंट्रोल है उस जगह के ऊपर, तो उसे वर्क प्लेस माना जा सकता है। एंड वेदर लोकेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द वर्क प्लेस, क्या वो लोकेशन वर्क प्लेस का एक्सटेंशन है, जैसे कि गोडाउन, तो वो वर्क प्लेस का ही क्या है, एक्सटेंशन। क्या वो एम्प्लॉयर के कंट्रोल में भी है, हाँ, और क्या वो पास में भी है, हाँ, तो उस जगह को क्या मान लिया जाएगा, वर्क प्लेस मान लिया जाएगा। तीनों में से कुछ भी अगर हुआ तो उसे वर्क प्लेस कंसिडर किया जा सकता है। ये लिखा वो लाइन मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, क्योंकि आजकल रिमोट वर्क बहुत ज्यादा चलता है, डिजिटल मीटिंग्स होती है, तो अगर कोई डिजिटल मीटिंग में सीईओ ने एम्प्लॉइज को हैरेस किया वर्क फ्रॉम होम के दौरान मीटिंग पे, तो उसे भी क्या मान लिया जाएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट, और उसके घर को ही क्या मान लेंगे, वर्क प्लेस मान लेंगे। जहां पर वो घर से बैठ के काम कर रही है उसे ही वर्क प्लेस कंसिडर कर लिया जाएगा। बोलो कोई समस्या यहां तक। चलो एक काम करो, यहां तक एक बार रीड करो पॉश, फटाफट रीड करो भाई। अनस, क्या समस्या है तुमको यार। पढ़ो, तुम पढ़ो। एसी बंद करना है, रिमोट किसके पास में, रिमोट किसके पास में, नहीं है, बोलता हूं मैं उनको। घर ले जाती हो क्या आजकल रिमोट, घर ले गई क्या रिमोट।
क्या हुआ भाई, पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया? क्या समस्या है? चलो चलो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कंप्लेन कमिटी। लो भाई, हमने ये तो सारी बातें कर ली कि सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, वर्क प्लेस पर, किसके साथ नहीं होना चाहिए, विमेन्स के साथ। अगर हो गया तो क्या, तो फिर उसके खिलाफ क्या होगी, कंप्लेन फाइल होगी। और कंप्लेन कहां फाइल होगी, जो कमिटी कंपनी ने बना रखी है वहां पर। तो कंप्लेन कमिटी अंडर द पॉश एक्ट, पॉश एक्ट के अंदर दो तरह की कंप्लेन कमिटी बनाई है, पहली आईसीसी और दूसरी एलसीसी, इंटरनल कंप्लेन कमिटी और लोकल कंप्लेन कमिटी। आईसीसी कब बनानी है, जब एवरी एम्प्लॉयर विथ 10 और मोर एम्प्लॉइज, ध्यान रखना है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, भले ही सारे एम्प्लॉइज कौन है आपके यहां पर, मेल, तो भी अगर वो 10 या 10 से ज्यादा है तो ऐसे केस में आईसीसी बनानी पड़ेगी। मस्ट सेट अप एन इंटरनल कंप्लेन कमिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है आईसीसी और एलसीसी। If office or unit are in different location, ICC must be set up at each unit. मतलब लोकेशन स्पेसिफिक। चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, लोकेशन स्पेसिफिक, जैसा अपन लोगों ने किसके केस में पढ़ा है, जीएसटी लाइसेंस और टेलीकॉम लाइसेंस के अंदर, ये भी कैसी आईसीसी, लोकेशन स्पेसिफिक। अगर 4 जगह पर ऑफिसेस हैं तो चारों जगह पर अलग अलग आईसीसी बनानी पड़ेगी। तो ये कैसी होती है, लोकेशन स्पेसिफिक। इसके अंदर कितने लोग होंगे, तो बोल रहे हैं एक होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब सीनियर विमेन एम्प्लॉइज फ्रॉम दैट वर्क प्लेस। इसके अलावा 2 और एम्प्लॉइज होंगे जिनके पास में एक्सपीरियंस होगा किसका, सोशल वर्क का। और इसके अलावा एक मेंबर आएगा कहां से, एनजीओ से या फिर एसोसिएशन, मतलब एक एक्सटर्नल मेंबर। तो टोटल कितने लोग हो गए, 4। सबसे पहला एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कौन होगी, सीनियर विमेन एम्प्लॉय एट दैट वर्क प्लेस। इसके अलावा 2 और एम्प्लॉइज जिनके पास में क्या होना चाहिए, सोशल वर्क का एक्सपीरियंस, और एक एक्सटर्नल मेंबर जो कहां से आएगा, एनजीओ या फिर किसी एसोसिएशन से। बराबर। आईसीसी में टोटल जितने लोग होंगे उसमें से 50% कौन होना चाहिए, विमेन होनी चाहिए। एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल आईसीसी मेंबर मस्ट बी विमेन। टेन्योर बोल रहे हैं कि ये जो मेंबर है या जो प्रेसिडेंट है उसका टेन्योर कितना होगा, 3 साल का, या फिर जितना एम्प्लॉयर डिसाइड कर दे उतना। और इसका पूरा पैसा कौन बियर करेगा, ऑर्गेनाइजेशन बियर करेगी, ऑर्गेनाइजेशन टू बियर द फीस एंड अलावेंसेस। कैजुअल वैकेंसी अगर कोई भी आई तो उसे कौन पूरा करेगा, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर बना रहा है पूरी कमिटी, तो कैजुअल वैकेंसी भी कौन पूरी करेगा, एम्प्लॉयर। एक छोटा सा केस लॉ था, बॉम्बे हाई कोर्ट इन द केस ऑफ विद्या अखावे हेल्ड दैट आईसीसी शेल नॉट, माय बैड, अगर आप लोगों ने लिखा हुआ है तो आईसीसी को काटना और वहां पर लिखना कोर्ट। कोर्ट, कोर्ट की जगह क्या आएगा, मतलब आईसीसी की जगह क्या आएगा, कोर्ट। तो बोल रहे हैं कोर्ट शेल नॉट इंटरफेयर इन आईसीसी पनिशमेंट ऑर्डर अनलेस इट इज शॉकिंगली डिसप्रोपोर्शनेट। क्या बोल रहे हैं कि अगर आईसीसी ने कोई फैसला लिया है तो जनरली कोर्ट उसमें बीच में नहीं आती है, अनलेस आईसीसी का जो फैसला वो बहुत ज्यादा कैसा हो, बेकार, बेतुका, कि भाई सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ, आईसीसी बोल रही है कि हाँ हुआ, तो हमने पूछा पनिशमेंट क्या दी, तो बोल रहे पनिशमेंट है 2 दिन का सस्पेंशन। हमने बोला कि 2 दिन का सस्पेंशन बहुत कम सजा है, तो फिर कोर्ट बीच में इंटरफेयर करेगा और कोर्ट डिसीजन देगा। अदरवाइज जनरली अगर आपने मान लीजिए ऐसा करा कि हमने नौकरी से निकाल दिया उसे, या उसकी सैलरी 50% से कम कर दी, या उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया, ऐसे मेजर्स अगर लिए हैं जो ठीक है, तो ऐसे केस में फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला है कि हम बीच में नहीं आएंगे। पर अगर शॉकिंगली डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ तो फिर कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। जैसे आईसीसी होती है वैसे ही क्या होती है, एलसीसी। एलसीसी का मतलब लोकल कंप्लेन कमिटी। लोकल कंप्लेन कमिटी कब बनाते हैं, जब आईसीसी नहीं बनती है तब। इसका मतलब जब नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हो, लेस देन 10, 10 से कम, 10 या 10 से ज्यादा पे तो आईसीसी है, तो लेस देन 10 पे क्या होगी, एलसीसी। या फिर जब केस के खिलाफ फाइल हो रहा हो एम्प्लॉयर के खिलाफ, तो ऐसे केस में क्या बनानी पड़ती है, मतलब केस कहां जाता है, एलसीसी के अंदर। एलसीसी कौन बनाती है, गवर्नमेंट। कौन बनाता है, गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो जनरली इसको बनाता है। तो सेटअप एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर लेस देन 10, या फिर वेयर कंप्लेन इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, या फिर
अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे घरों में है मान लीजिए, तो अब घर की कोई वर्कर है तो वो कहां कंप्लेन फाइल करेगी बेचारी? एलसीसी के पास में, क्योंकि घर में तो कोई आईसीसी बनाएगा नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द एलसीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एलसीसी को बनाएगा। एटलीस्ट 50% ऑफ द एलसीसी मूवमेंट मेंबर वुमेन, एलसीसी के 50% लोग कम से कम कौन होने चाहिए? वुमेन्स होनी चाहिए। होंगे कितने लोग इसके अंदर? तो सबसे पहले एक चेयरपर्सन, एक मेंबर फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी और 2 मेंबर फ्रॉम द एनजीओ और एसोसिएशन। तो यहां भी कितने लोग हैं? 4। वहां भी कितने थे? 4। एक चेयरपर्सन जो एमिनेंट विमेन होगी विद द बैकग्राउंड इन द सोशल वर्क, एक मेंबर होगा लोकल कम्युनिटी का और 2 मेंबर होंगे एनजीओ या फिर एसोसिएशन से। इनका भी टेन्योर कितना है? 3 साल, या फिर जितना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एम्प्लॉयर की जगह कौन आएगा यहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिसाइड कर ले उतना। और इसका पैसा वैसा कौन बियर करेगा? एजेंसी, जो सेक्शन नंबर 8 में गवर्नमेंट ने बनाई है वो। वहां पर एम्प्लॉयर बियर कर रहा था, अब यहां कोई एक एम्प्लॉयर तो है नहीं, तो पैसा कौन बियर करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बना रखी है वो, ये आ गई वो वाली एजेंसी। सेक्शन नंबर 8, ग्रांट एंड ऑडिट। देखो, आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट वो पैसा किसको दे देगी? एजेंसी को। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले अप्रूवल आएगा पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट से अप्रूवल के बाद में पैसा कहां चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट से कहां जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट फिर क्या बनाएगी? एक एजेंसी। जिस एजेंसी का काम क्या होगा? सेक्शन नंबर 7 में जो एलसीसी है उनके लोगों को फीस और अलावेंसेस पे करना। तो स्टेट गवर्नमेंट शेल एस्टैब्लिश एन एजेंसी to which fund shall be transferred and this agency is responsible for handling all the funds। इस एजेंसी को अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, और रिकॉर्ड्स मेंटेन करवाने के बाद उसका ऑडिट करना है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, और किसके पास सबमिट करना है? स्टेट गवर्नमेंट के पास सबमिट करना पड़ेगा। बोलो, क्या यहां तक कोई समस्या? क्या यहां तक कोई दिक्कत? फिर है सेक्शन नंबर 9, मैनर, किस तरीके से कंप्लेन फाइल होगी। तो कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तो जो भी अग्रीड विमेन है उसे अगर कंप्लेन फाइल करनी है तो कंप्लेन कैसे फाइल करनी है? रिटर्न कंप्लेन। कितने समय में? 3 महीने के अंदर अंदर फाइल कर दो, बराबर, फ्रॉम एन इंसिडेंट डेट। हालांकि इसे बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, बढ़ा भी सकते हैं, पर जितनी जल्दी रिपोर्टिंग करोगे उतनी जल्दी हम पकड़ पाएंगे सामने वाले को, हाँ या ना। अगर सीरीज ऑफ इंसिडेंट हुए तो ऐसे केस में जिस दिन लास्ट इंसिडेंट हुआ है वहां से 3 महीने, बराबर। इफ ए वुमन इज अनेबल टू फाइल द कंप्लेन हरसेल्फ, अगर वो खुद से कंप्लेन फाइल नहीं कर सकती तो कौन फाइल करेगा? वो जो एलसीसी या आईसीसी बनाई है उसके अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर है उनका काम ही क्या है? विमेन्स को असिस्ट करना। तो इफ ए वुमन इज अनेबल टू फाइल द कंप्लेन हरसेल्फ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मेंबर मस्ट प्रोवाइड द रीजनेबल असिस्टेंस। इफ अग्रीड विमेन इज फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल, अगर विमेन खुद से फाइल नहीं कर सकती या फिर उसकी क्या हो गई है? डेथ, तो ऐसे केस में उसका लीगल हायर भी क्या कर सकता है? उसके बिहाफ पर एलसीसी या आईसीसी के पास में कंप्लेन फाइल कर सकता है। कंप्लेन शेल बी डिस्क्रिप्टिव, उसमें पूरी बात लिखी होनी चाहिए, क्लियर, स्पेसिफिक, एंड शेल इंक्लूड किस दिन सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, किस समय पर हुआ, किस जगह पर हुआ, और जिस पर्सन ने किया, रिस्पोंडेंट, उसके साथ आपका वर्किंग रिलेशनशिप क्या था और उसका नाम क्या है। ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी, इसीलिए वर्ड क्या लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्टिव और स्पेसिफिक। अगर आपने कंप्लेन इस मैनर में फाइल नहीं की, या फिर कंप्लेन कैसी थी? एनोनिमस। एनोनिमस मतलब अग्रीव्ड विमेन ने अपना नाम नहीं लिखा, तो ऐसे केस में कंप्लेन को क्या कर देंगे? रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि फ्रिवलस कंप्लेन फाइल हो सकती है। फ्रिवलस मतलब फेक। फेक कंप्लेंट्स को दूर करने के लिए हमने साफ साफ बोल रखा है। हाँ, आगे चल करके सेक्शन में पढ़ोगे कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे वो कहीं डिस्क्लोज नहीं होगी, किसी को उसके बारे में पता नहीं चलेगा, पर आईसीसी या एलसीसी को तो इसके बारे में बताना पड़ेगा, हाँ या ना। प्रोसेस फॉर हैंडलिंग द कंप्लेन, जब विमेन फाइल करेगी तो अपॉन रिसीविंग द कंप्लेन, बिफोर लॉन्चिंग अ फॉर्मल इंक्वायरी, आईसीसी और एलसीसी में अटेम्प्ट टू सेटल द मैटर थ्रू कॉन्सिलिएशन। पहले अपन ने पढ़ा है, हर जगह क्या करते हैं अपन? कॉन्सिलिएशन का ट्राई करते हैं। कॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है? दोनों पार्टीज को साथ में बिठाना और फिर एक फैसला लेना। पर फैसला ये नहीं लिया जाएगा कि चलो मॉनेटरी सेटलमेंट कर देते हैं। मॉनेटरी सेटलमेंट कभी भी नहीं होगा। सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड एंड शेयर्ड विद बोथ द पार्टी। अगर कंसिलिएशन सक्सेसफुल हुआ तो उसे रिकॉर्ड करेंगे और दोनों पार्टी को उसके कागज पन्ने दे दिए जाएंगे। सेक्शन नंबर 11, इंक्वायरी इनटू द कंप्लेन, वेयर द कंसिलिएशन फेल्ड।
कंसीलेशन नहीं हो पाया या फिर कंसीलेशन किसी ने रिक्वेस्ट किया ही नहीं, तो आईसीसी या एलसीसी अब क्या करेगी, थरो इंक्वायरी कंडक्ट करेगी. इफ द रिस्पोंडेंट इज एम्प्लॉय, इंक्वायरी इज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द सर्विस रूल. अगर रिस्पोंडेंट मतलब कौन, जिसने गलत किया है, सेक्सुअल हरेसमेंट किया है, वो एम्प्लॉय है, तो सर्विस रूल के हिसाब से किया जाएगा. अगर डोमेस्टिक वर्कर है तो कंप्लेन को एलसीसी कहां फॉरवर्ड कर देती है, पुलिस के पास 7 दिनों के अंदर अंदर, और इन्वेस्टिगेशन कौन करती है, पुलिस. पार्टी शेल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये तो करना ही पड़ेगा ना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि सामने वाली पार्टीज को बोलने का मौका दिया जाएगा. एंड ऑल द फाइंडिंग्स एंड ऑल द फाइंडिंग्स शेल बी डॉक्यूमेंटेड, और सारी फाइंडिंग्स को क्या कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट मतलब लिख लिया जाएगा. इंटायर इंक्वायरी शेल बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज, 90 दिनों के अंदर अंदर पूरी इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए. चलो एक बार रीड कर लो पहले यहां तक, फिर उसके बाद आगे का बताता हूं.
पढ़ लिया? डन। सेक्शन 12 कोई रीड कर रहा है कि अभी? 1 मिनट और। ठीक है। सेक्शन नंबर 12, एक्शन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी का मतलब क्या कि कंप्लेन फाइल हो चुकी है और 90 दिन का समय है, तो 90 दिन में इंक्वायरी कर रहे हैं। इस 90 दिनों के दौरान क्या कर सकते हैं? तो कमिटी कैन रिकमेंड टेम्परेरी मेजर्स लाइक ट्रांसफरिंग द अग्रीड वीमेन और ग्रांटिंग द लीव ड्यूरिंग द पेंडेंसी। मतलब जैसे वो इंतरिम ऑर्डर होता है ना, आप लोगों ने जेआईजेल में पढ़ा होगा, उस तरह की बात कर रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ तो नहीं है, इंक्वायरी कंप्लीट हुई तो नहीं है, पर क्या उसके पहले कुछ मेजर ले सकते हैं? बोल रहे हैं हाँ, जैसे कि छुट्टी दे देना वुमेन को या उसे किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देना जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो रही तब तक। जरूरी नहीं है कि एग्रीड वुमेन को ही ट्रांसफर करे, हो सकता है रिस्पोंडेंट को ट्रांसफर कर दे कुछ समय के लिए, जैसा अच्छा लगे। तो क्या ऐसा आईसीसी एलसीसी कर सकती है? हाँ, ऐसा करना अलाउड है। तीसरा, इंक्वायरी रिपोर्ट। दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट एक्शन टू बी टेकन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। अब इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है तो क्या बोल रहे हैं? आईसीसी या एलसीसी मस्ट प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग। अपनी फाइंडिंग की एक रिपोर्ट प्रिपेयर करो और किसको सबमिट कर दो? एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर को कब सबमिट करेंगे? जब आईसीसी होगी तब। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कब सबमिट करेंगे? जब एलसीसी होगी तब। और कितने दिनों में? 10 डेज के अंदर अंदर करना पड़ेगा। अ डिटेल्ड रिपोर्ट विथ ऑल द फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन इज प्रिपेयर्ड। एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। इफ द सेक्सुअल हरेसमेंट इज कंफर्म, रिपोर्ट में रिकमेंड द डिसिप्लिनरी एक्शन, सैलरी रिडक्शन और अदर मेजर्स। अगर पता चल गया कि हाँ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था तो ऐसे केस में उस आईसीसी या एलसीसी की रिपोर्ट में लिखा होगा कि अब हमें क्या नए एक्शंस लेना है। और नए एक्शन क्या हो सकते हैं? कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, सैलरी रिडक्शन हो सकता है, या फिर अदर मेजर्स रिकमेंड किए जा सकते हैं। Then comes the important section, section number 14, punishment for the false or a malicious complaint and the false evidence। यहां बात कर रहे हैं अपन एग्रीड वीमेन के बारे में कि अगर उसने झूठी कंप्लेन फाइल करी तो ऐसे केस में रिस्पोंडेंट की जगह एक्शन किसके ऊपर लिया जाएगा? एग्रीड वीमेन के ऊपर लिया जाएगा। इफ आईसीसी और एलसीसी फाइंड्स आउट, अगर आईसीसी या एलसीसी को पता चला कंप्लेन इज मलिशियस, मलिशियस मतलब झूठी, कंप्लेनेंट नोइंगली फाइल्ड द फॉल्स कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेन फाइल करी उसने जानबूझ करके झूठी कंप्लेन फाइल की, या कंप्लेनेंट सबमिटेड फोर्स्ड डॉक्यूमेंट मतलब जाली दस्तावेज, गलत कागज, झूठे कागज सबमिट किए, ऐसा किसको पता चला? आईसीसी या एलसीसी को। तो फिर देन आईसीसी और एलसीसी में रिकमेंड द एक्शन अगेंस्ट कंप्लेनेंट
कंप्लेन किसके खिलाफ फाइल होगी? फिर कंप्लेनेंट के खिलाफ होगी और फिर इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन कौन लेगा? एम्प्लॉयर अगर आईसीसी होगी तो, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अगर एलसीसी होगी तो। इसका मतलब झूठी कंप्लेन फाइल नहीं करना। हालांकि if complainant fails to prove her complaint or cannot provide sufficient evidence, she cannot be punished on that basis alone। इसका मतलब क्या कि अगर किसी विमेन ने कंप्लेन फाइल करी और वो एविडेंसेस नहीं दे पाई, वो गुनाह साबित नहीं कर पाई, तो हम ऐसा नहीं मान लेंगे कि कंप्लेन झूठी थी। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? ये प्रूव होना चाहिए कि कंप्लेन कैसी है? झूठी, तो ही कंप्लेनेंट के खिलाफ एक्शन लेंगे। कंप्लेनेंट क्योंकि सबूत नहीं दे पाई, पर आपको भी ये नहीं पता चला कि कंप्लेन कैसी थी? झूठी। तो जब तक आप भी ये प्रूव ना कर दें कि कंप्लेन कैसी थी? झूठी, तब तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इनएबिलिटी टू प्रोवाइड एविडेंस डज नॉट लीड टू मलिशियस कंप्लेन। बिफोर रिकमेंडिंग एनी एक्शन, आईसीसी और एलसीसी मस्ट कंडक्ट प्रॉपर इंक्वायरी। mere lack of evidence does not tantamount to false complaint। सिर्फ वो एविडेंसेस नहीं दे पाई, इसका ये मतलब नहीं कि उसकी कंप्लेन झूठी थी। बराबर। If during inquiry witness found to have given the false evidence, action may be taken against him। अगर किसी विटनेस ने भी झूठ बोला तो उसको भी लपेट लेंगे और उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। Then comes section number 16, prohibition on publishing complaint एंड इंक्वायरी डिटेल। मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या बोल रहे हैं कि जिस भी विमेन ने कंप्लेन फाइल की है, वो कंप्लेन कभी भी किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। कंप्लेन किसने फाइल करी, कंप्लेन किसके खिलाफ फाइल की गई, उसकी मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या थी, एविडेंसेस क्या थे, एक्शन क्या लिया गया, जो भी प्रोसीडिंग्स की डिटेल थी, कुछ भी किसी भी मैनर में पब्लिश नहीं की जा सकती। सेक्शन 16 स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट पब्लिशिंग, शेयरिंग और रिवीलिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग टू पब्लिक। आप इनमें से कुछ भी ना तो पब्लिक को बता सकते हो, ना प्रेस को बता सकते हो, ना मीडिया को बता सकते हो। क्या नहीं बताना है? कंटेंट ऑफ द कंप्लेन, की कंप्लेन में क्या लिखा हुआ था, आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ एनी एग्रीड विमेन। एग्रीड विमेन का ना तो नाम, ना उसका पता, ना रिस्पोंडेंट का नाम और उसका पता, ना ही किसी विटनेस का नाम और उसका पता। एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंसीलेशन और इंक्वायरी, कंसीलेशन हुई नहीं हुई, सक्सेसफुल हुई फेल हुई, ये भी अपने को बाहर जाकर के किसी को नहीं बताना। और क्या एक्शन एम्प्लॉयर ने लिया, वो भी अपने को बाहर जाकर के किसी को नहीं बताना है। ये सारी इंफॉर्मेशन कैसी रहेगी? कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी पब्लिक, प्रेस, मीडिया को नहीं बताना। हावेवर, हालांकि some information may be disseminated to show that justice has been delivered। हालांकि कुछ इंफॉर्मेशन को क्या किया जा सकता है? डिससेमिनेट। डिससेमिनेट का मतलब क्या होता है? स्प्रेड करना। कुछ इंफॉर्मेशन को फैलाया जा सकता है ताकि पब्लिक अवेयरनेस फैले कि सेक्सुअल हैरेसमेंट करना गलत है। तो हम क्या बोलेंगे कि किसी कंपनी में, नाम नहीं बताएंगे कंपनी का, किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय के साथ में ये हुआ तो उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट माना गया है और गवर्नमेंट ने ये सजा उस पर्सन को दी है। ना तो पर्सन का नाम बताएंगे, ना किसके साथ हुआ ये बताएंगे, ना कौन सी कंपनी में हुआ ये हुआ है। अपना इंटेंशन क्या था? जनता में ये संदेश पहुंचाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि अगर ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा उस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है। हाँ या ना? तो सम इंफॉर्मेशन में बी डिससेमिनेटेड दैट जस्टिस हैज बीन सर्व्ड बट व्हाइल डूइंग नेम, आइडेंटिटी एंड एड्रेस शैल नॉट बी रिवील्ड। ये नहीं पता चलना चाहिए कि किसके साथ हुआ या क्यों हुआ है। बराबर? हाँ या ना? सेक्शन नंबर 18, अगर आईसीसी या एलसीसी की सजा आपको पसंद ना आए या उसका एक्शन आपको पसंद ना आए तो एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय रिकमेंडेशन और ऑर्डर मेड बाय अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट मतलब आईसीसी या एलसीसी, ही शैल फाइल अ कंप्लेन, ही शैल फाइल अ अपील। और अपील कहां पर फाइल होगी? कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास, या फिर एज पर द सर्विस रूल। सर्विस रूल मतलब एम्प्लॉयमेंट रूल। हो सकता है एम्प्लॉयर ने बना रखा हो कि हमारे यहां पर आईसीसी से ऊपर एक और कमिटी है, आप इसके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकते हो, तो फिर उस कमिटी के पास चल जाना। अगर वो नहीं हो तो कहां जाना? कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास। अपील शेल बी फाइल्ड विद इन 90 डेज। अपील कितने दिनों में फाइल होगी? 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन या फिर ऑर्डर। ध्यान रखना है इस बात का, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछ सकते हैं। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 के हिसाब से एम्प्लॉयर की कुछ ड्यूटी है, जैसे
सेफ एंड सिक्योर वर्कप्लेस, या जहां पर सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। दूसरा, रेगुलर वर्कशॉप और अवेयरनेस कंडक्ट करो ताकि एम्प्लॉइज को क्या किया जा सके, एजुकेट, उन्हें बताया जा सके कि क्या सेक्सुअल हरासमेंट है, अगर हो तो कैसे कंप्लेन फाइल करना है। ऑफर ऑल द नेसेसरी सपोर्ट एंड फैसिलिटीज टू द आईसीसी और एलसीसी, आईसीसी एलसीसी जैसे काम कर पाए उनको जो जो भी सुविधा चाहिए वो सुविधा मुहैया करवाओ। हेल्प इन इंश्योरिंग दैट रिस्पोंडेंट एंड विटनेस अटेंड द कमिटी हियरिंग, अगर कंप्लेन फाइल हुई है तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करे कि जिसने कंप्लेन फाइल करी है वो और जिसके खिलाफ कंप्लेन फाइल की है वो दोनों आईसीसी और एलसीसी की मीटिंग में जाए ताकि उनसे बातचीत हो पाए, वो दोनों छुट्टी ना मारे उस दिन। असिस्ट विमेन इन फाइलिंग द कंप्लेन, अगर वो खुद से कंप्लेन फाइल नहीं कर पा रही तो उसकी मदद करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आईसीसी एलसीसी और एम्प्लॉयर की। रिकॉग्नाइज सेक्सुअल हरासमेंट एज अ मिसकंडक्ट, सीरियस मिसकंडक्ट, अपने यहां पर चिपकाओ ऑफिस में बोर्ड पर क्या कि सेक्सुअल हरासमेंट अगर किया तो इसे क्या माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, सीरियस मिसकंडक्ट। वो अपन पढ़ेंगे आगे चल करके, स्टैंडिंग रूल्स, स्टैंडिंग ऑर्डर्स पढ़ेंगे, वो स्टैंडिंग ऑर्डर में लिख दो कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट को क्या माना, सेक्सुअल हरासमेंट को क्या माना जाता है, सीरियस मिसकंडक्ट माना जाता है। पोस्ट द नोटिस एक्सप्लेनिंग द लीगल कंसिक्वेंस ऑफ हरासमेंट, चिपका दो लगा करके कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट पाया गया तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा 2 सालों के लिए, या सैलरी रिड्यूस कर देंगे इतनी, तो लोगों के मन में क्या आएगा, डर, और ये करना जरूरी है। कीप द ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड, साथ साथ में आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अपने पास में कि कितनी आईसीसी एलसीसी की कंप्लेन आई, कितनों को सॉल्व कर दिया है, कितनी की इंक्वायरी चल रही है और क्या क्या सजा दी गई है, ये सारे का रिकॉर्ड आपके पास में होना चाहिए। किसी दिन गवर्नमेंट उठ करके आए तो आपके पास में रिकॉर्ड होने चाहिए ताकि आप उन्हें दे पाए। यहां तक कोई समस्या? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी, एम्प्लॉयर की। ऐसी की ऐसी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आती है, आईसीसी के केस में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की कब आती है, एलसीसी के केस में। तो ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मस्ट इंश्योर एलसीसी सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन टाइम, एलसीसी टाइम पे सबमिट करे रिपोर्ट। टेक द नेसेसरी स्टेप टू इन्वॉल्व द एनजीओ एंड द गोल इज टू रेज द अवेयरनेस। बोलो यहां तक कोई समस्या? बस खत्म हो गया, एक केस लॉ और बचा हुआ है और इसके बाद में खत्म। एम्प्लॉयर एक्शन अंडर पॉश इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्रिमिनल कंप्लेन अंडर बीएनएस। क्या बोला कि अगर तुमको बीएनएस में केस फाइल करना है तो करो, पॉश में एक्ट फाइल कर देने का ये मतलब नहीं है कि दूसरे एक्ट में नहीं जा सकते, दूसरे किसी एक्ट में कंप्लेन फाइल करनी है तो करो। ये एक्ट तो दूसरे एक्ट के सपोर्ट करता है, दूसरे एक्ट को खत्म नहीं करता। ऐसा कहां लिखा है, विनय जैकब वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और दूसरा केस लॉ है कौन सा, रायला सत्यनारायण वर्सेस एसबीआई फंड मैनेजर। इसके अंदर लिखा है कोर्ट हेल्ड दैट कंक्लूजन रीच्ड बाय आईसीसी कैन नॉट सर्व एज अ स्टैंड अलोन बेसिस फॉर मेजर पेनल्टीज लाइक रिमूवल फ्रॉम द सर्विसेज। कोर्ट ने बोला कि आईसीसी का जो कंक्लूजन है, आईसीसी के कंक्लूजन के बेसिस पे सीरियस पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, जैसे किसी को नौकरी से निकालना। A full and proper departmental inquiry with opportunity of being heard and proper documentation is mandatory before such serious action are taken। मतलब सिर्फ आईसीसी के बोलने के बेसिस पे बड़े एक्शन नहीं लिए जाएंगे। बड़े एक्शन लेना पर उसके लिए पहले क्या करना, थरो इंक्वायरी कंडक्ट करना, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard देना और पूरे डॉक्यूमेंटेशन रखना। क्यों? क्योंकि किसी को भी नौकरी से निकालने के बड़े इंप्लीकेशन है ना, वो तो नौकरी से जाएगा, उसके घर वाले भी परेशान होंगे, इसलिए सीरियस मेजर पेनल्टी लेने से पहले क्या बोला कि एक बार पहले क्या करना, थरो इंक्वायरी। विदाउट दिस सेफगार्ड इंपोजिंग मेजर पनिशमेंट इज इलीगल। सिर्फ आईसीसी की बात मानते हुए काम, क्योंकि आईसीसी में कौन काम कर रहे हैं, आधी महिलाएं, उसमें से सीनियर विमेन भी कौन है, विमेन, और बाकी लोग कौन है, एक्सटर्नल एनजीओ वाले, हाँ या ना। तो उन्हें थोड़ी पता पूरा का पूरा की इंक्वायरी कैसे करनी है, तो उनकी रिपोर्ट ले लो, रिपोर्ट में मेजर कंसर्न्स हो तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को भी बोला कि एम्प्लॉयर खुद क्या करेगा, एक थरो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, सीरियस पनिशमेंट उसके बाद ही इंपोज की जाएगी। बोलो हाँ या ना? क्या यहां तक कोई समस्या? इसी के साथ पॉज जो है वो चैप्टर भी अपना कंप्लीट हुआ। फटाफट से इसकी रीडिंग लगाओ, 5 मिनट में इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थरो इंक्वायरी का मतलब होता है कंप्लीट इंक्वायरी, थरो का मतलब कंप्लीट, फुल, डिटेल्ड। चलो रीड करो भाई फटाफट से, सिमरन रीड करो।
बोलू, पढ़ लिया क्या? ज्वाइन कैसे फाइल करोगे? सोचो थोड़ा, क्या बोला है तुमने, फिर करेंगे फाइल बाद में। पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया। चलिए तो देखिए जरा क्वेश्चन, अश्रित उठो भाई, और 20 मिनट की बात है बस। दिसंबर 2025, कैन विभूत स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड, अरे सुनो यार, टर्मिनेट एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग ऑफ आईसीसी विदाउट कंडक्टिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। अभी जस्ट केस लॉ पढ़ा, रायला सत्यनारायण वर्सेस एसबीआई फंड मैनेजर, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि सिर्फ आईसीसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे सीरियस पनिशमेंट या मेजर पनिशमेंट देना अलाउड नहीं है, जैसे कि रिमूवल फ्रॉम द सर्विस। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रॉपर डिपार्टमेंटल थोरो इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। तो इन द मैटर ऑफ रायला सत्यनारायण वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फंड मैनेजमेंट, ये लिखा हुआ है आपके पास में, आंसर्स इस चैप्टर के लिखे हुए हैं। दिसंबर, देखो दिसंबर 25 में दूसरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा था अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट में। प्रिपेयर अ नोट ऑन एलसीसी अंडर सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो एलसीसी के बारे में सारी बात लिखनी है। एलसीसी का मतलब क्या, एक कमिटी जो पॉश एक्ट के अंदर बनती है टू बी कॉन्स्टिट्यूट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय 10 से कम हो, वेयर कंप्लेन इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, या फिर कंप्लेन बिलोंग्स टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो क्या करता है, एलसीसी बनाता है। एलसीसी में एक चेयरपर्सन, एक मेंबर और 2 मेंबर एनजीओ एसोसिएशन होंगे। एटलीस्ट 50% टोटल आईसीसी टोटल एलसी के मेंबर कौन होने चाहिए, विमेन होनी चाहिए। इनका टेन्योर कितना होगा, 3 साल, या फिर जितना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिसाइड कर दे। फीस या अलावेंसेस कौन बियर करेगा, एजेंसी जो सेक्शन 8 के अंदर बनाई गई है वो। हाँ या ना, बोलो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन? 5 मार्क्स में इससे आसान क्वेश्चन कैसे आएगा ये बताओ मुझे। पहला वाला मैं मान सकता हूं कि ये अगर आपने केस लॉ नहीं पढ़ा होता तो शायद ऊपर नीचे हो जाता, पर ये तो कितना आसान क्वेश्चन था अभी एग्जाम में। हाँ या ना। जून 25, रमेश कुमार गुप्ता है, डायरेक्टर है, अ फ्लेवर ऑफ दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड, अ प्रोमिनेंट रेस्टोरेंट बिजनेस लोकेटेड इन कनॉट प्लेस दिल्ली, सीपी न्यू दिल्ली में, जहां पर 20 मेल, देखो साफ साफ लिखा है 20 मेल स्टाफ मेंबर। ही हैज अप्रोच यू अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। आज ही मान लिया आप लोगों को कि आप कंपनी सेक्रेटरी और क्या करोगे, प्रैक्टिस। फॉर योर ओपिनियन, किस बारे में? पहला, क्या इस कंपनी को आईसीसी बनाने की जरूरत है? हां, क्यों? क्योंकि जब एम्प्लॉय 10 से ज्यादा नहीं, 10 या 10 से ज्यादा होते हैं तो आपको कमिटी बनानी पड़ती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। उन्होंने अपने को खास करके लिख करके दिया यहां पर क्या, मेल, तो अपने को लिखना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। और ये बात अपने को, मुझे पता ही इस क्वेश्चन से पता पड़ी थी, क्योंकि मॉड्यूल में दिया हुआ ही नहीं है कि मेल एम्प्लॉइज पे भी होना चाहिए, सीधे एग्जाम में आया था, फिर उन्होंने लिख करके दिया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, what should be the composition of the ICC given that there are no female employees in the organization? तो क्या, सबसे पहले तो बताओ कि कंपोजिशन होगा क्या। कंपोजिशन में एक होगा चेयरपर्सन, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कौन होगा, सीनियर विमेन एम्प्लॉय एट दैट वर्क प्लेस। अगर वो नहीं है तो किसी दूसरी वर्क प्लेस से लाते हैं, बराबर। दूसरा, 2 मेंबर जिसके पास प्रिफरेबली सोशल एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाँ या ना, एनजीओ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तीसरा, 2 एक्सटर्नल मेंबर फ्रॉम द एनजीओ और एक एक्सटर्नल मेंबर फ्रॉम एनजीओ और एसोसिएशन। हाउएवर 50% ऑफ द मेंबर शुड बी विमेन, बराबर। हाँ या ना, तो ये भी आसानी क्वेश्चन था अगर आप ध्यान से देखें तो। अरे जून 25 तक का ही लिखा है, माय बैड।
दूसरी ब्रांच से लानी पड़ेगी, दूसरी प्लेस से लानी पड़ेगी, या फिर एनजीओ से लाना पड़ेगा। 50% तो करना पड़ेगा। जून 25 का क्वेश्चन देखा ये वाला, जून 25 में कोई और क्वेश्चन बचा है क्या? एक मिनट, ये अभी अपन ने कर लिया। ठीक है, जून 25 में एक ही क्वेश्चन आया था तो अपन लोगों ने देख लिया। अब जून 25 से और पीछे चलते हैं, कहां पर? दिसंबर 2024। तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है दिसंबर 24 का आंसर या नहीं? ओके, ये कुछ जो जो आंसर्स अपन ने नहीं लिखे हैं ये मुझे बता देना, तो मैं तुमको भेज दूंगा, अलग से लिखना है तुम लोगों को कॉपी में, ठीक है? मुझे चैप्टर्स बता देना कि कौन कौन से नहीं लिखे, मैं सारे भेज दूंगा एक साथ। मेरे पास लिखे हुए हैं पर वो अलग अलग जगह पर है, मुझे सिर्फ एक पीडीएफ कंपाइल करनी है उसकी और भेजनी है। क्या देखो भाई, क्या यहां पर 20 पॉश का कोई क्वेश्चन है क्या? 5 में नहीं, 6 में नहीं, 6A में, ये रहा, जून 25 का था वो। अब ये क्वेश्चन देखो, दिसंबर 24 का एक क्वेश्चन आया है, क्या हुआ? डिस्कस द इंप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 14। बताओ सेक्शन 14 किस चीज का था? फॉल्स या मलिशियस कंप्लेन का। तो क्या बोला है कि अगर आईसीसी या एलसीसी को ये पता चला कि कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेन फाइल करी है कंप्लेन मलिशियस थी, या कंप्लेनेंट ने जानबूझ करके झूठी कंप्लेन फाइल करी, या फॉर्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए, तो ऐसे केस में आईसीसी या एलसीसी कंप्लेनेंट के खिलाफ एक्शन लेंगे, बराबर। हालांकि कोई भी एक्शन लेने से पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ ये बोला गया कि अगर विमेन सिर्फ एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं कर पाई, वो अपना क्लेम प्रूव नहीं कर पाई, तो उसे क्या नहीं मान लिया जाएगा? फॉल्स कंप्लेन नहीं मानना जाएगा, बराबर। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? तो फिर भले किसी को सजा नहीं मिलेगी, दोनों ही छूट जाएंगे। 6A दिसंबर 24 में भी एक ही क्वेश्चन आया। फिर उसके बाद चलते हैं अपन लोग अब जून 2024। देखो यार, यहां पर कोई पॉश का क्वेश्चन है क्या? ये तो 21, ये 18, ये 16 और ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर मतलब 16। ये रहा क्वेश्चन, देखो। X was facing a departmental inquiry for allegedly indulging in a sexual harassment of his senior women officer। आरोप लगाए गए X के ऊपर। He contended that as the alleged misconduct took place not at the workplace but in the guest house of the company where the women officer was residing, he could not be accused of sexual harassment at workplace। बताइए क्या ये बात सही बोल रहा है? नहीं। सौरभ कुमार मलिक वर्सेस सीएजी, दिल्ली हाईकोर्ट की रूलिंग है कि ऑफिशियल मेस मतलब रुकने की जगह, रेसिडेंशियल प्लेस मतलब गेस्ट हाउस, इसे भी क्या माना जाएगा? वर्क प्लेस कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर तुमको लिखना है वर्क प्लेस की डेफिनेशन। फिर वर्क प्लेस मानने के पहले 3 फैक्टर है, प्रॉक्सिमिटी, कंट्रोल और नियरनेस। इन 3 चीजों को चेक किया जाएगा। उसके बाद में फिर लिखना सीएजी वर्सेस सौरभ कुमार मलिक का केस लॉ, और बता देना कि अकॉर्डिंगली एक्स को माना जाएगा कि उसके ऊपर पॉज जो है वो लगेगा। देख रहे हैं इनको, यहां पर इन्होंने बोला एक्स और यहां पर नाम बदल दिया ए। कहीं से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे तो एक ही जगह पर चेंज कर पाए। देखो ना, यहां पर एक्स है और फिर बोला कि ए का कंटेंशन सही है या नहीं, गलती हो गई क्वेश्चन बनाते वक्त। मैटरनिटी बेनिफिट मतलब 19, बोनस मतलब 18 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब 17, ईआई कोड मतलब 19, गिग वर्कर मतलब 15, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 17, सोशल सिक्योरिटी मतलब 14। ठीक है, तो इसमें भी जून 24 में भी एक क्वेश्चन ही आया और फिर है दिसंबर 2023। दिसंबर, लो भाई क्वेश्चन चैप्टर खुलते से ही पहले आ गया पॉश। Briefly state the provision regarding prohibition of publication or making known content of complaint and inquiry proceeding under sexual harassment of women at workplace। सेक्शन नंबर 16, जहां पर क्या लिखा हुआ है?
कि कोई भी कंप्लेन की डिटेल आप पब्लिक प्रेस मीडिया में नहीं डाल सकते, ना तो किससे रिलेटेड, एग्रीड विमेन से रिलेटेड, ना रिस्पोंडेंट से रिलेटेड, ना कोई भी कंसीलिएशन के रिगार्डिंग डिटेल जो है वो फर्निश नहीं किया। हालांकि कुछ इंफॉर्मेशन को क्या किया जा सकता है, डिससेमिनेट मतलब शेयर किया जा सकता है फॉर पब्लिक अवेयरनेस, पर उसमें भी ध्यान रखना है किसी का नेम आइडेंटिटी रिवील नहीं होना चाहिए। तुम ये बताओ मुझे कि ये रायला सत्यनारायण का क्वेश्चन अगर मैं छोड़ दूं जो दिसंबर 25 में आया था, उसके अलावा, वो भी खैर अपन ने तो पढ़ी ली है, उसके अलावा अभी तक पॉश का एक भी ऐसा क्वेश्चन मिला जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हो, ये तुमको नहीं आता हो? हाँ या ना? 4 टॉपिक दिए हुए हैं चैप्टर के अंदर, उसी में से सिर्फ घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये पॉश वाला चैप्टर अपना यहां पर खत्म हुआ। हर अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का ही आया है वैसे तो, पर दिसंबर 25 के एग्जाम में कितने का आया है? 10 मार्क्स का। यस, अभी दिसंबर 25 में 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे थे। और अब अपने को करना है एक छोटू सा चैप्टर जो मैं चालू करूंगा और खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो गया, ये इतना सही है बस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर लॉ। और आप बोल रहे हैं कि इसके नोट्स आपके पास में ड्राइव पर अपलोडेड नहीं है, तो ये मैं तुम लोगों को अभी फॉर द टाइम बिंग ऐसे ही भेज देता हूं, ऑल दो में से ड्राइव पर अपलोड करूंगा। पर फिर भी ये मैंने एक छोटी सी पीडीएफ, क्या हुआ, कहां जा रहे हो भाई, जाओ जाओ, चलो सिंपली तुम आओगे इतनी देर में, हमें चैप्टर खत्म कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग द रिटर्न। देखो क्या बोले कि यार जब बहुत सारे एक्ट होते हैं ना, सुनो इधर, जब बहुत सारे एक्ट होते हैं तो बहुत सारे एक्ट के बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारे रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ऐसे केसेस में प्रोसेस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कंबरसम हो जाता है, बहुत लेंथी हो जाता है। तो ये एक्ट क्या करता है, चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है। दिस एक्ट एम टू सिंप्लीफाई कंप्लायंस प्रोसेस बाय एग्जम्प्टिंग स्मॉल एंड वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट। बोल रहे हैं कि स्मॉल और वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट को क्या कर दिया जाता है, कुछ एग्जम्पशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तो हमने पूछा स्मॉल या वेरी स्मॉल का मतलब क्या, तो बोल रहे हैं स्मॉल मतलब वो जहां पर कम से कम कितने लोग काम करते हो, 10, और ज्यादा से ज्यादा कितने, 40। और वेरी स्मॉल मतलब क्या, जहां 10 से भी कम लोग काम करते हो, मतलब कितने लोग, 9, मैक्सिमम कितने लोग काम करते हो, 9। तो ऐसी जगह को स्मॉल या वेरी स्मॉल, स्मॉल मतलब 10 से 40, वेरी स्मॉल मतलब 0 से 9, 0 से 9, इन्हें क्या मिलती है, एग्जम्पशन। हमने पूछा अब बताओ एग्जम्पशन किस चीज की, तो बोल रहे हैं एम्प्लॉयर इन स्मॉल एंड वेरी स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट डू नॉट नीड टू फर्निश फुल रिटर्न और मेंटेन द डिटेल रजिस्टर। उन्हें पूरा रिटर्न या डिटेल रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं। इंस्टीड का मतलब उसके बजाय उन्हें सिर्फ एक रिटर्न फाइल करना है, कौन सा, एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर 1 में, और सिर्फ 2 रजिस्टर मेंटेन करना है, फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 3 में। तो एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर 1 दोनों को भरना है, स्मॉल और वेरी स्मॉल को, और जो रजिस्टर है वेरी स्मॉल को तो एक ही रजिस्टर मेंटेन करना है और स्मॉल को 2 रजिस्टर, फॉर्म नंबर 2 और फॉर्म नंबर 3। क्या बात समझ में आई? तो फॉर्म नंबर 1 किसका है, एनुअल रिटर्न, दोनों को भरना है। फॉर्म नंबर 2 किस चीज का है, अभी अपन पढ़ेंगे, वो किसको भरना है,